हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बज रहे हैं शाम के 9। आज मैं यहाँ पर आपके साथ 9 बजे मिल रही हूँ, जहाँ पर आपको मैं यूपी टेट की क्लास आज से शुरू कर रही हूँ। यूपी टेट की एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी, जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। आपको पूरा सिलेबस मैंने बताया, सिलेबस में क्या क्या है, कितने नंबर का है, पेपर क्या क्या रहता है, सारी डिटेल मैंने आपको एक पीडीएफ बनाया था। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दिया और टेलीग्राम पर सारी संबंधित बातें भी शेयर कर रही हूँ। ये भी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मैं यहाँ पर आज पहली बार 5 फरवरी को आपके साथ ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर यूपी टेट की क्लास, पहली क्लास वो भी हिंदी की मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इससे आप संबंधित है, रिलेटेड हैं। तो शुरुआत हम उसी चीज़ों से करते हैं जिनको हमने कभी पहले पढ़ा है, ताकि हमको समझने में वो कार्य रुचिकर लगे और हम अच्छे से कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जो यूपी टेट की क्लास है। एक नया टॉपिक है, मैंने शुरुआत की है क्योंकि आप इस समय 3rd सेमेस्टर के बच्चे भी इसको देखेंगे, क्योंकि उनको पेपर देना ही देना है। और 1st सेमेस्टर के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी आगे चलकर देना है और वो भी अब दे ही सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सिलेबस में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो पता ही चलेगा। नोटिफिकेशन जो है यूपी टेट के एग्जाम का, वो जून के आसपास या मई जून में देखने को मिलेगा। तैयारी आपको करनी है, पेपर आपको देना है। तो एक छोटी सी शुरुआत मैंने भी की है, क्योंकि कोर्स की क्लासेस आपकी टाइम टू टाइम चल रही है, और ये आपकी क्लास जो है वो 9 PM पर डेली मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि 9 PM पर आपकी यूपी टेट की क्लास मिलेगी, और आपको आना है, टाइम पर देखना है, पढ़ना है, सीखना है, जानना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछना है। नोट्स भी आपको बनाना चाहते हैं तो बनाइए, जैसा आपको उचित लगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन करिए और क्लास को स्टार्ट करने आइए, जहाँ पर आपको आपके यूपी टेट से संबंधित बातें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पर एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ें, एक नई ऊर्जा के साथ मैं एक नया एग्जाम का, जो आपको मेन एग्जाम देना है, वहाँ तक ले जाने की पहली सीढ़ी में आपके साथ खोलने चल रही हूँ, जहाँ पर आप मेरे साथ जुटकर अच्छे से एकदम लगन के साथ आराम से सीखो, जानो कि क्या है। तो आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर पहली बार कोई यहाँ पर आ जा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। आपको बहुत सारी संबंधित बातें वहाँ पर भी शेयर की जाएंगी। आइए जानते हैं कि इस क्लास में है क्या क्या समझना है। तो फ्रेंड्स, इसको पहले बताने से पहले बताना चाहती हूँ कि हिंदी का भी पेपर 30 नंबर का होगा। 30 प्रश्न आपको आएगा, 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। 15 आपको प्रश्न ग्रामर के आएंगे। 15 प्रश्न आपको जो आएंगे उसमें 2 पैराग्राफ आएगा। उन पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आपको वहाँ पर हल करने होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए शुरुआत करते हैं, फिर क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले, जैसे हिंदी हम पढ़ने चल रहे हैं, तो मैं आपको पता है हिंदी में 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पूरा हिंदी ग्रामर हमें पढ़ना है, पूरा A to Z पढ़ना है, और दूसरा हमको हिंदी साहित्य भी पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य मैं आपको ग्रामर सेक्शन ओवर होने के बाद या बीच में बताऊंगी, लेकिन आज मैं जो शुरुआत करूंगी वो हिंदी व्याकरण से करूंगी, हिंदी वर्णमाला से शुरुआत करूंगी, जो कि आप बहुत पहले पढ़े हैं, जाने। आराम से एक एक बात को समझेंगे। चलिए, आपकी यहाँ पर आज की पहली हेडिंग है हिंदी वर्णमाला। आपकी आज की पहली हेडिंग यहाँ पर है हिंदी वर्णमाला। अब जानते हैं ये क्या है। हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। जो ये हिंदी की वर्णमाला है, ये स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी हुई है। व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए, विनिमय का मतलब साझा करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। कोई भी एक व्यक्ति है, अगर उसको अपनी बात सामने वाले को बतानी है, तो उसको यही है, अपने विचार को, अपने मन की बातों को बताने के लिए उसको एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। आपकी जो भाषा है वो छोटे छोटे कई सारे वाक्यों को मिलाकर आपकी एक भाषा बनती है। वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है, और जो एक पूरा वाक्य बनता है उसमें बहुत सार्थक शब्द मिलते हैं, जब तब जाके एक वाक्य बनता है। तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है, और वो जो शब्द होता है वो छोटे छोटे सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। इसीलिए कहा गया है कि वर्णों या ध्वनियों, वर्णों कहिए या ध्वनियों कहिए, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न बनता है, लिखने को नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से एकदम, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपने इतने से पैराग्राफ में क्या सीखा?
आपको ध्यान रखना है कि अपने विचार को बताने के लिए आपको एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। वर्णमाला जो होता है वो वर्णों का समूह होता है। भाषा कैसे बनती है? भाषा वाक्य से बनती है। वाक्य कैसे बनता है? शब्दों से बनता है। शब्द कैसे बनता है? वर्णों से बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई, क्योंकि पहले वर्ण आया, वर्ण से फिर शब्द बना। मैं इसका यहाँ पर क्रम लिख देती हूँ ताकि आपको ये क्रम याद रहे। पहले वर्ण, वर्ण से फिर क्या? वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनना? शब्द। शब्दों के सार्थक समूह से क्या बना? क्या बनाया आपने? शब्दों के सार्थक समूह से आपने वाक्य बनाया। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह से आपने क्या बनाया? वाक्य बनाया। उसके बाद फिर आपने क्या बनाया? आपने भाषा बनाई। तो ये आप बहुत ही क्लियर ध्यान रखिएगा कि वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा, ये क्रम है। इसी क्रम में हर एक चीज़ सार्थक रूप से आपके सामने प्रस्तुत होती है या बनती है। आगे चलते हैं इसी के साथ। देखिए, ये कुछ मैंने की टर्म्स लिए हैं ताकि आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद रहें। आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपके डीएलएड में भी बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे बीएड में भी आते हैं। संबंधित प्रश्न ऐसे बनते हैं क्योंकि टेट का पेपर बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के, दोनों के लिए सेम होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपको बहुविकल्पी का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। कभी कभी आपको यूपी टेट के दौरान देखे होंगे कि सत्य असत्य के ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, तो पूछता है कि इनमें से कौन एक सत्य है, कौन एक सत्य नहीं है। तो ये सारी बातें कभी ना कभी आपको, जैसे ट्रू फॉल्स आता था, उसमें भी काम आ जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, क्योंकि अर्थ की बात हो, शब्द का ही तो अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ होता है। वर्ण की पूर्णता इकाई क्या होती है? भाषा की पूर्णता इकाई क्या होती है? वाक्य, क्योंकि जो भाषा है वो छोटे छोटे सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, जिसकी वजह से भाषा की पूर्णता इकाई वाक्य होती है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक एक वैज्ञानिक भाषा है। जो हिंदी है वो विश्व में एक वैज्ञानिक भाषा है, जो सर्वाधिक प्रचलित भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ की टर्म्स थे, कुछ की एलिमेंट भी कहेंगे, जो मैंने आपको बताए, जिनसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे आते हैं, चलिए देखते हैं। अब एक एक परिभाषा को ध्यान से देखेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी परिभाषा आप मतलब बता सकते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, मूलतः देखा गया है कि हिंदी में उच्चारण जब हम करते हैं, अगर हम उच्चारण के आधार पर मानते हैं तो 45 वर्ण है। कितने हैं? 45। ध्यान से एकदम साफ बात सुनो। हिंदी में आप बहुत क्लियर समझिए कि उच्चारण के बेस पर अगर बात हो रही है तो 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और क्या होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। क्लियर? तो ये मिलाकर आपका हो गया उच्चारण के आधार पर 45। लेखन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्णों की संख्या बताई है, इसका बहुविकल्पी आपको 1 नंबर का बन सकता है। आगे चलिए इसी के साथ। ये है, अब देखिए मैं इसका एक बहुत छोटा सा इमेज आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आज पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। आप देखो क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए हिंदी वर्णमाला, स्वर में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ। तो ये कितना हो गया? 11। ठीक है, ध्यान से एकदम सिंपल तरीके से सुनिए। ये पूरा व्यंजन है आपका, ये आपका स्वर है। व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। जो आपके हिंदी वर्णमाला में मैंने 52 बताए, उसका ये चार्ट है। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? तो छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा को। ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 4। अनुस्वार कितने? अनुस्वार या चंद्रबिंदु किसको कहते हैं? तो ये पहला वाला अनुस्वार है जिसके ऊपर बिंदी है, और ये चंद्रबिंदु आप जानते हैं ऐसे होता है। तो चंद्रबिंदु की ये या लिखिए या ऐसा, मतलब एक अंक ऐसे करके लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही है। तो अनुस्वार कितना होता है? 1। विसर्ग कितना होता है? 1। विसर्ग में 2 बिंदी बगल बगल लगती है। और द्विगुण व्यंजन कितना होता है? 2। ढा और ढा जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 52 हो गए। 11 ये, 33 ये, 4 ये, 1 1 ये मिला के ये, तो ये कितने हो गए आपके? ये तो पूरे आपके 5 हो गए। ये आपके कितने हो गए? 4 5 6 7 8 ये हो गए, और ये 33 और ये 11, तो ये कितने हो गए? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या ध्यान रखना है? देखो, स्वर और व्यंजन क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं। क्यों फ्रेंड? जानते तो है ही है।
अभी देखिए, जिसको संयुक्त व्यंजन नहीं पता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? च, त्रंग, ज्ञ और श्री। अनुस्वार कितना होता है? 1 होता है। अनुस्वार कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, आ के ऊपर बिंदी, आ के ऊपर चांद जैसा। विसर्ग कितना होता है? 1 होता है। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द और ढा। द्विगुण व्यंजन के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि द्विगुण व्यंजन कभी भी कोई शब्द जैसे है, तो हाँ, कभी भी, जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ कमल, ठीक है, तो कमल लिखा है, तो ये कमल का जो है पहला शब्द है, ये माँ जो है बीच का है, ये पीछे का है। कभी भी द्विगुण व्यंजन का की जगह पर नहीं आएगा और कभी भी ला की जगह नहीं, हमेशा ये माँ की जगह आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सड़क, ये देखिए सड़क, तो ये द्विगुण व्यंजन है, तो ये हमेशा यहाँ पर आए, कभी ये सा की जगह नहीं आएगा, कभी ना आगे आएगा ना कभी पीछे आएगा। ये द्विगुण व्यंजन की एक विशेषता है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे मेढक हमेशा बीच में आएगा, कभी भी आगे और पीछे नहीं आएगा। और द्विगुण व्यंजन को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो जो और व्यंजन के दूसरे नाम हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। मत भूलिएगा, वो विकल्पी प्रश्न हर बार बना है आपको। आगे चले, ये यहाँ तक क्लियर? करेक्ट, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट भी मैंने लिए हैं बहुत सारे, क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं ना कि कोर्स की, बल्कि एग्जाम देने की। ध्यान रखना होगा आपको हर एक पॉइंट को बहुत क्लियर तरीके से, इसीलिए आराम से हर एक चीज़ को बताएंगे हम आपको। नोट में क्या है? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। अगर हम उच्चारण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। अगर हम लेखन की दृष्टि से भाषा की बात देखते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। लेखन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्या होती है? वर्ण होती है। क्योंकि उच्चारण में क्या करते हैं? हम बोलते हैं। लेखन में क्या होता है? हम लिखते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, देखते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा प्रकट किया जाता है, क्योंकि जो हम ये ध्वनि बोल रहे हैं इसका अपना एक वर्ण है ना, तो ध्वनि को हम किसके रूप में प्रकट कर रहे हैं? एक वर्ण लिखा हुआ है, उसको हम उच्चारण कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उस वर्ण को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से एक ध्वनि निकल रही है। तो ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्वनि और ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं उनको लिखने के लिए या उनको बनाने के लिए हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि की ध्यान रखिए, भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है। किसी भी भाषा का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो बातें बोलकर हो रही हैं, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। लेकिन कभी कभी हमको क्या होता है कि हम हर समय बात को बोल नहीं सकते हैं, लिखना भी पड़ता है। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जैसे हमको कोई बात लिखनी है तो उसके लिए हमको जो चिन्ह पहले से पता है, जो चिन्ह मानक के रूप में मान लिया गया है, जो उन्हें जिस रूप में हम लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम जिस रूप में लिखते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को जब हमको उसको लिख कर दर्शाना रहता है या लिख कर अभिव्यक्त करना रहता है, तो जो पहले से निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह होते हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी है। कैसी लिपि है? हमारी हिंदी जो भाषा है, जिन पे हम गर्व महसूस करते हैं, बोलते हैं एकदम खुलकर, वो क्या है? उसकी लिपि क्या है? तो वो है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको पूरी बात क्लियर तरीके से समझ में आ रही है। कोई भी डाउट अगर अभी तक आपको लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सिंपल बातें हैं, जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो नई थी, जो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान नहीं बताया या आपने भी कभी नहीं पढ़ा है। तो अभी हम यहाँ पर शुरुआत उन्हीं शब्दों से, उन्हीं पॉइंटों से करेंगे जिनको हम पहले से जानते हैं, ताकि हम इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहें और हर एक चीज़ को समझते हुए चलें सीक्वेंस में। आगे चलिए, हिंदी वर्णमाला के प्रकार। आगे टॉपिक है हिंदी वर्णमाला के प्रकार। अब ये क्या है देखते हैं। मैंने यहाँ पर फिर आपको एक इमेज लेने का प्रयास किया ताकि सिखाऊं। देखिए, हिंदी वर्णमाला, ये वर्णमाला है। वर्णमाला को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक कैटेगरी बढ़ गई स्वर की, एक कैटेगरी बढ़ गई व्यंजन की। ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला के प्रकार कितने हैं? तो वर्णमाला के 2 प्रकार हैं।
पहला प्रकार है स्वर का, दूसरा प्रकार है व्यंजन का। जो पहला प्रकार है वो होता है हस्त स्वर। स्वर के कितने हैं? अब स्वर को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक होता है हस्त स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है। अब हस्त स्वर कौन सा होता है? तो छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, ये होते हैं हस्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर कौन होता है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। ध्यान रखिएगा, वर्णमाला को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 2 कैटेगरी में। कौन कौन सा? तो पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 2। एक है स्वर, एक है हस्त स्वर, एक है दीर्घ स्वर। हस्त स्वर कौन कौन सा होता है? 4। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? बड़ा, बड़ी, ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। हस्त स्वर कितने हैं? 4। हस्त स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में हमें 2 मात्रा का समय लगता है। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। अब आप देख सकते हैं व्यंजन का प्रकार है, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पर आई हुई है, ये देखिए, ये तो स्वर को बांटा गया था, अब ये व्यंजन का प्रकार है। व्यंजन का प्रकार कितना है? तो आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ये यहाँ पर आगत व्यंजन दे दिया गया, लेकिन हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, आगत व्यंजन, लुंठित व्यंजन, कुछ व्यंजन ऐसे भी प्रकार के हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समझिए। स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं, देख लीजिए, का से लेके मा तक का जो ग्रुप होता है वो पूरा स्पर्श व्यंजन का होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4, 11 लावा। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4, शाखा, शाहा। आगत ध्वनियाँ होती हैं कौन कौन सी? 2 होती हैं, जा और फा। इनके नीचे देखिए बूंदी लगी है, जा के नीचे देखिए बूंदी है, फा के नीचे भी बूंदी है, तो ये आगत ध्वनियाँ हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छत्र, ज्ञ और श्री। ये हैं व्यंजन के प्रकार। कुल स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 11। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो आप मत भूलिएगा, सिंपल सिंपल बातें आपको बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। तो ये एक छोटा सा था चार्ट जो मैंने आपको शेयर किया कि कौन कौन क्या डिवाइड हुआ है। अब बात करेंगे स्वर की। अभी तो मैंने बस एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं आपसे शेयर किया जो दिखाया। अब सारे फ्रेमवर्क पर जितने जितने पॉइंट आए वो आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम स्वर कहते हैं। उच्चारण के दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो स्वरों की संख्या है 11। स्वर की परिभाषा ध्यान रखिएगा, आपके डीलेट में भी बहुत बार बनती है। जैसे कि स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बिना दूसरे की ज़रूरत के इसका उच्चारण कर लेते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। आगे चलिए, देखिए स्वर कितने हैं? 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। कितने हैं? टोटल 11। तो स्वर कितने हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार कितने हैं? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि स्वर के 3 प्रकार हैं, मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं? स्वर के कितने प्रकार हैं? अगर आपसे बनता है तो अभी आपने ऊपर देखा कि हस्त स्वर और दीर्घ स्वर 2 कैटेगरी में बांट दिए। वो एक चार्ट था, इमेज थी जो मैंने दिखाई, लेकिन ध्यान रखिए कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के या मात्रा काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। भूलना नहीं फ्रेंड्स, ये जो उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप एक एक पॉइंट को समझिएगा, वरना अभी स्वर के इतने प्रकार बनेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ, कलर भी चेंज किया ताकि आपको पूरी बात क्लियर पता चले। स्वर के प्रकार कितने हैं? तो उच्चारण के मात्रा काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। पहला है हस्त स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। हस्त स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो हम इनको तीनों को मात्रा के आधार पर बांटे हैं। अब ये 3 क्या हैं वो समझा रहे हैं, आइए। पहला देखिए हस्त स्वर। हस्त स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, 1 मात्रा का समय लगे, उसको हम कहते हैं हस्त स्वर। जब हम ऐसे स्वर का, ऐसे वर्ण का उच्चारण करते हैं अपने मुंह से और हमारे मुंह से सिर्फ 1 मात्रा का समय लगता है, उसको हम कहते हैं हस्त स्वर। जैसे छोटा आ, ई, ऊ, आ, ई। आप देखिए दोनों में फर्क है। तो ये क्या है? छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है। आ, ई, ऊ।
हमें इसमें एक मात्रा, अब पता है एक मात्रा आपको ध्यान रखनी होगी, ऐसे बताई जाती है, दो मात्रा रहती है तो ऐसे यस लिखा जाता है। ये कभी दोहा और चौपाई पढ़ते कभी नहीं, आपकी आपको टेट में ही बताएंगे दोहा और चौपाई पहचानने के बारे में, तब आपको एक मात्रा और दो मात्रा बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही जानिए। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा से दुगुना समय लगे या ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे दीर्घ स्वर कहिए चाहे द्विमात्रिक स्वर कहिए, यानी कि जैसे बड़ा, बड़ी, ई, ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। ये कितने हैं? 7 हैं। अब जैसे कैसे समझेंगे पता है? जैसे आ आ आ आ, ई ऊ। तो दोनों में आपको फर्क नहीं लग रहा है? फिर आप भी बोल कर देखिए, ट्राई करिए। छोटा आ को बोलना हो तो आ, बड़ा आ को बोलना हो तो आ, छोटी ई को बोलना ई, बड़ी को बोलना ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ ओ। तो क्या है, इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये दुगना समय जिसमें लगता है वो दीर्घ में आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लुत स्वर की, जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। सामान्यतः इसके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे बाप रे, ठीक है, रे मोहना, ओम, इसमें क्या है? 3 मात्रा का समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको तीनों स्वर मैंने आपको बताए आज, तीनों के मैंने आपको उदाहरण बताए आज। तो आज की ये क्लास फ्रेंड्स यहीं तक करते हैं। इसके आगे के जो चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। आज ये पहली क्लास है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि पहले मैं आपका फीडबैक लूँगी कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, बताइए। तो फ्रेंड्स आज हमने यूपी टेट की ये हिंदी की क्लास शुरू की है। मैं इसी तरीके से बड़े बड़े जितने भी सेक्शन हैं, मैं आप जो जिसको थोड़ा पढ़े हुए उनको शुरुआत पहले करूँगी, ताकि आप उस चीज़ के लिए करने के लिए मोटिवेटेड रहें और करें। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बड़ा बोरिंग लगता है, मैं चाहती हूँ कि आप बोरिंग ना कर फील करें, अच्छे से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यहीं पर करती हूँ ओवर। कैसी रही आज की ये क्लास? पहली क्लास रही, मैंने आपको मेहनत करके हर एक चीज़ को प्रयास करके PDF मेंटेन किया और फिर मैंने आपको पढ़ाया। तो अपने पहले आप फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। कोशिश है कि अपना बेस्ट मैंने दिया और आपकी ये शुरुआत मैंने की है, तो मैं इसको बिना किसी बंक के, बिना किसी इशूज़ को लेकर कि मैं नहीं करूँगी, आपको करूँगी। लेकिन आपको पंचुअलिटी बनानी होगी, काम पे पढ़ने आना होगा, करना होगा, फिर हम उसको अच्छे से करके और अच्छे से कर ले जाएंगे। फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।